हम अपने अतीत यानी गुजरे हुए कल के बारे में क्या और कैसे जान सकते हैं? हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ सुराग हैं जो हमें हजारों साल पहले की दुनिया में ले जाते हैं। ये किसी टाइम मशीन की तरह तो नहीं, पर हमें ये जरूर बताते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और अपनी जिंदगी कैसे जीते थे। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी खोजबीन का मिशन है भारत के शुरुआती इतिहास की नींव को समझना। हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि अतीत को जानने के लिए 4 प्रमुख सवाल हैं: क्या, कब, कहां और कैसे। हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर शुरुआती दौर में लोगों ने बसने के लिए किन जगहों को चुना? हमारे सामने जो नक्शा है उसे देखकर एक बात तो साफ है, ज्यादातर बसावट नदियों के किनारे हुई, जैसे कि नर्मदा नदी का इलाका। हाँ, नर्मदा की अहमियत बहुत ज्यादा थी। नर्मदा के किनारे लोग कई लाख साल पहले से रह रहे थे। सोचिए, लाखों साल। लाखों साल। ये वो लोग थे जिन्हें हम शिकारी संग्राहक कहते हैं। हम्म। ये जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि कौन सा फल कब खाना है, कौन सी जड़ दवा का काम करेगी। हम्म। मतलब जंगल ही उनका सब कुछ था। हम्म। और नर्मदा नदी उन्हें साल भर पानी देती थी। साथ ही शिकार के लिए जानवर भी नदी के पास आते थे। हम्म। तो ये एक परफेक्ट इकोसिस्टम था। और ये लाखों साल तक यही चलता रहा। फिर अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आया। लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। यहाँ उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथड़ पहाड़ियों का जिक्र है। ये तो अपनी पूरी जीवन शैली को बदलने जैसा था। ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा यूटर्न का। हम्म। आप देखिए, लगभग 8000 साल पहले इसी इलाके में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौर जैसी फसलें उगाना सीखा। अच्छा। ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, ये समाज को मतलब नए सिरे गढ़ने जैसा था। और जानवरों को पालतू बनाना भी इसी का हिस्सा था। हाँ, भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाना भी इसी दौर में शुरू हुआ। अब आपके पास चलता फिरता भोजन का स्रोत था। जानवर खेती में मदद करते थे, तो भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत बहुत कम हो गई थी। यहीं से गांव बसे। तो ये क्रांति सिर्फ सुलेमान किरथड़ तक सीमित नहीं रही। स्रोत बताते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के पास भी कृषि का विकास हुआ। हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है कि ये कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि अलग-अलग जगहों पर लोगों ने वहाँ की जलवायु के हिसाब से अपनी-अपनी खोजें की। जैसे विंध्य के उत्तर में जो जगह हैं, वहाँ दुनिया में सबसे पहले चावल उपजाया गया। चावल। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि अलग-अलग जगहों पर मानव दिमाग एक ही तरह की समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा था। और जब गांव बड़े होने लगे तो शहर बने। यहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र आता है। ये अगला बड़ा कदम था। जब खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, तो कुछ लोगों को खेती से अलग दूसरे काम करने का मौका मिला। कोई कारीगर बन गया, कोई व्यापारी। और जब ये सब लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो शहर बसे। लगभग 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे दुनिया के कुछ शुरुआती शहर बसे। और फिर इतिहास खुद को दोहराता है। लगभग 2500 साल पहले एक बार फिर शहर बसे, लेकिन इस बार गंगा के किनारे। यहाँ मगध का जिक्र है। मगध का नाम आते ही तो इतिहास का पूरा रुख बदल जाता है ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मगध के शक्तिशाली होने के पीछे यही वजहें थीं। गंगा और सोन जैसी नदियां यातायात का जरिया थीं, जमीन बेहद उपजाऊ थी और पास के जंगलों से सेना के लिए हाथी और लकड़ी मिलती थी। अच्छा। इन सब चीजों ने मिलकर मगध के शासकों को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन लोग हमेशा एक ही जगह पर तो नहीं टिके रहे होंगे। स्रोत बताते हैं कि यात्राएं हमेशा से जीवन का हिस्सा रही हैं। पहाड़ों, रेगिस्तानों के बावजूद लोग जाते थे। ये बहुत जोखिम भरा रहा होगा। बहुत ज्यादा जोखिम भरा, लेकिन वजहें भी उतनी ही मजबूत थीं। लोग काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, व्यापार के लिए या फिर धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी यात्राएं करते थे। और इन यात्राओं से ही संस्कृतियां आपस में मिली। बिल्कुल। लोगों ने एक दूसरे के विचारों को, खान-पान को, रहन-सहन के तरीकों को जाना और अपनाया। हमारी संस्कृति जो आज इतनी विविध है, उसकी जड़ें इन्हीं हजारों साल की यात्राओं में हैं। तो ये बस्तियां नदियों के किनारे फली फूली। और ये कितना दिलचस्प है कि जिन नदियों ने जिंदगी दी, उन्हीं नदियों ने हमारे देश को इसका नाम भी दिया। इंडिया और भारत, इन दोनों नामों की कहानी। हाँ, और दोनों की जड़ें बहुत गहरी और अलग-अलग हैं। इंडिया शब्द निकला है इंडस से। जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। सही। करीब 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से जब ईरानी और यूनानी इस इलाके में आए, तो वो सिंधु नदी से परिचित हुए।
उनकी जुबान में स का उच्चारण ह या ई जैसा होता था। तो उन्होंने सिंधु को हिंडोस या इंदोस कहा और इसी नदी के पूरब के पूरे इलाके को उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो ये नाम हमें पश्चिम से आने वाले लोगों से मिला। एक तरह से ये बाहरी दुनिया का नजरिया है। और भारत नाम की कहानी क्या है? भारत नाम का इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था। इस समूह का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो संस्कृत की सबसे पुरानी किताबों में से एक है और करीब 3,500 साल पुरानी मानी जाती है। वक्त के साथ इसी कबीले के नाम पर पूरे देश का नाम भारत पड़ गया। तो एक नाम नदी से जुड़ा है और दूसरा यहाँ के लोगों के एक समूह से। बिल्कुल, हम 8,000 साल 4,700 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। सुनने में ये किसी फिल्म जैसा लगता है। सवाल ये उठता है कि इतने भरोसे के साथ ये सब कहने के लिए हमारे पास क्या सबूत हैं? स्रोत में पांडुलिपियों का जिक्र है। पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी हुई किताबें, अंग्रेजी में से मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन शब्द मेनू यानी हाथ से बना है। ये ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। लेकिन ताड़ के पत्ते या पेड़ की छाल ये तो हजारों साल में गलकर खत्म हो गए होंगे। आपने सही कहा, इनमें से ज्यादातर नष्ट हो चुकी हैं। कुछ को कीड़े खा गए, कुछ आग या नमी की भेंट चढ़ गईं। जो बची हैं वे अक्सर मंदिरों या मठों में सुरक्षित मिली। इसीलिए हर एक पांडुलिपि एक अनमोल खजाना है। तो पांडुलिपियों की नाजुक हालत को देखते हुए हमें और भी ठोस सबूतों की जरूरत होगी, जैसे अभिलेख। ये पत्थर पर लिखे होते थे तो ये तो टिके आए होंगे। हाँ, अभिलेख इस मामले में ज्यादा भरोसेमंद है। ये पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उकेरे जाते थे। शासक अपने आदेश इन पर लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कई बार राजा रानी अपनी जीतों और कामों का बखान भी इन पर करवाते थे। लेकिन क्या आम लोग इन अभिलेखों को पढ़ पाते थे? उस जमाने में साक्षरता तो बहुत कम रही होगी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ज्यादातर आम लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो शायद इन अभिलेखों को सार्वजनिक जगहों पर लगाकर जोर से पढ़कर सुनाया जाता होगा। अच्छा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण अफगानिस्तान के कंधार से मिला एक अभिलेख है। ये करीब 2250 साल पुराना है और सम्राट अशोक का आदेश है। खास बात यह है कि ये उस इलाके में बोली जाने वाली दो अलग-अलग भाषाओं और लिपियों, यूनानी और अरमेक, में लिखा गया है। ये दिखाता है कि शासक अपनी बात आम लोगों तक उनकी ही भाषा में पहुंचाना चाहते थे। मुझे हमेशा से पुरातत्वविदों का काम जासूसी जैसा लगता है। उनके लिए तो एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन भी किसी खजाने की तरह होता है। बिल्कुल, ये जासूसी का ही काम है। पुरातत्वविद जमीन की खुदाई करके पुरानी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन ये सब निकालते हैं। लेकिन उनकी चुनौती सिर्फ चीजें ढूंढना नहीं है, बल्कि उनके संदर्भ को समझना है। जमीन की एक परत में मिला सिक्का और उससे 2 फीट नीचे मिली मिट्टी की कटोरी, इन दोनों के बीच हजारों साल का फासला हो सकता है। स्रोत में एक पुराने घड़े और कुछ चांदी के सिक्कों की तस्वीर भी है। ये सिक्के आज के सिक्कों से काफी अलग है। ये करीब 2,500 साल पुराने बताए गए हैं। ये हमें क्या बताते हैं? ये सिक्के उस दौर की अर्थव्यवस्था, व्यापार और कला के बारे में बताते हैं। पुरातत्वविद सिर्फ चीजें ही नहीं ढूंढते, वे जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी खोजते हैं। इससे हमें लोगों की खान-पान की आदतों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और पौधों के बारे में कैसे पता चलता है? वो तो गल जाते होंगे। हाँ, वनस्पतियों के अवशेष मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर अनाज के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में, मतलब कोयले की तरह, हजारों साल तक बचे रह सकते हैं। अच्छा। इन्हीं जले हुए दानों से हमें पता चलता है कि उस जमाने में लोग क्या उगाते थे। तो पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व, ये 3 मुख्य स्रोत हैं जिनसे हम अतीत की तस्वीर बनाते हैं। अब एक और चीज जो इतिहास में उलझाती है वो है तारीखें, ईसवी और ईसा पूर्व। इसे समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। आज दुनिया भर में जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है, उसका रेफरेंस पॉइंट ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म माना गया है। उनके जन्म के साल को साल 1 मान लिया गया। उसके बाद के साल ईसवी या एडी कहलाते हैं और उनके जन्म से पहले के सभी सालों को पीछे की तरफ गिना जाता है और उनके आगे ईसा पूर्व या बीसी लिखा जाता है। तो अगर कोई घटना 2500 ईसा पूर्व हुई तो इसका मतलब है कि वो आज से लगभग 4,500 साल पहले हुई। एकदम सही। आजकल दुनिया भर में इसे और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए बीसी की जगह बीसीई और एडी की जगह सीई का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। मतलब वही है, बस नाम बदल गया है। चलिए, अब एक आखिरी और बहुत दिलचस्प विचार पर आते हैं। स्रोत में कहा गया है कि अतीत शब्द का प्रयोग
बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत एक नहीं बल्कि अनेक हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अलग-अलग समूहों के लिए अतीत के मायने अलग-अलग थे। एक राजा और एक आम किसान का जीवन, उनका सच, उनका अनुभव बहुत अलग था। हम आज भी तो यही देखते हैं। शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति और अंडमान द्वीप में रहने वाले किसी आदिवासी, दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है ना? हाँ, बिल्कुल। दोनों का आज अलग है, तो जाहिर है दोनों का अतीत भी अलग-अलग रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस इतिहास को स्कूलों में पढ़ते हैं वो अक्सर राजाओं, रानियों और उनकी लड़ाइयों का ही इतिहास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे अभिलेख, वो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। शासक अपने कामों का लेखा-जोखा रखते थे। वे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अभिलेख खुदवाते थे। लेकिन एक आम शिकारी, मछुआरा या किसान वो अपनी कहानी नहीं लिखता था। तो फिर उन आम लोगों की कहानी हम तक कैसे पहुंचती है? यहीं पर पुरातत्व हमारी मदद करता है। जब हमें किसी आम घर के अवशेष मिलते हैं, वहां से मिले बर्तनों, औजारों या अनाज के दानों से हम उनकी जीवन की एक झलक पाते हैं। उन्हीं से हम उस मूक बहुमत की कहानी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि अतीत को समझना किसी जासूसी के काम से कम नहीं है। पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातात्विक खोज, ये सब मिलके हमें उस गुजरे हुए समय की एक धुंधली सी तस्वीर दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई एक अतीत नहीं है। हर समुदाय और हर व्यक्ति का अपना एक अतीत था, अपनी एक कहानी थी। इतिहास हमें बस यही सिखाता है कि हम उन सभी कहानियों को एक साथ जोड़ कर देखें। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि इतिहासकार और पुरातत्वविद पुराने स्रोतों की मदद से अतीत की पहेली को सुलझाते हैं, पर सोचिए आज हम जो डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, हमारे ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल तस्वीरें, भविष्य के इतिहासकार इनसे हमारे समय को कैसे समझेंगे? क्या ये चीजें पत्थर के अभिलेखों की तरह स्थायी होंगी या ताड़पत्र की पांडुलिपियों की तरह वक्त के साथ किसी सर्वर क्रैश या टेक्नोलॉजी बदलने से हमेशा के लिए खो जाएंगे?